तो स्टूडेंट आज हमारे टॉपिक सिंपल से हम ऑलरेडी जो आपकी जो जितनी भी आपकी नर्व्स हैं उनकी हम लीजेंस पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ हमने एक डिफरेंस देखना है कि अगर प्रोक्सिमल लीजन होती है तो तब मेरे पास किस तरह की फाइंडिंग्स आएंगी, और अगर डिस्टल लीजन होती है फिर आपको किस तरह की फाइंडिंग्स नजर आएंगी। ठीक है जी। तो आज हमने प्रोक्सिमल और डिस्टल वाला कॉन्सेप्ट को समझना, और उसके हिसाब से जो आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स है ना वो भी चेंज हो जाती है। इसके बाद फिर स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन टू योर बॉडी, दैट इज अ नी रीजन। मतलब कि नी वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका हम देखो, वैसे तो हम कहते हैं यार नी मतलब घुटना ही है, तो लेकिन इस घुटने के अंदर बहुत कुछ है, इस नी के अंदर बहुत कुछ है। इसमें से इतने ज्यादा मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशंस बनती हैं और इतने ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। ठीक है। तो आपकी ये नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी देखा जाए, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे 50 ईयर क्रॉस हुए जी, घुटनों के दर्द के साथ पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, कोई इंजरी हो गई है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो सबके अंदर मोस्टली आपको यही प्रॉब्लम्स नजर आती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ज्वाइंट। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको भी आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत। बाकी तो इसकी जो पैथोलॉजी है वो बहुत लंबी है, उसको इंशाल्लाह पैथ में हम देखेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करनी है डिस्टॉर्शंस ऑफ द हैंड। ये हैंड के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको अक्सर एक चीज बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर हमेशा क्या होता है, बैलेंस होता है। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर बनाया हुआ है कि अगर हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो स्टार्ट करने सही काम भी ना करें, तो उनके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बनाए हैं। इसी तरह जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनका बैलेंस भी रखा हुआ है। जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था ना उमर भाई, कि जितने आपके पास कोआगुलेंट्स होते हैं उतने आपकी बॉडी में एंटी कोआगुलेंट्स भी होते हैं। जितने आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उतने आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। बात आप समझ रहे हैं। तो इसी तरह यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर जितने फ्लेक्सर्स होते हैं ना, उतने आपकी बॉडी में एक्सटेंसर्स भी होते हैं। जितने फ्लेक्सर्स मसल है ना नेट को, उतने एक्सटेंसर भी। अब ये ना कहिए कि सर ये फ्लेक्सर एक है, इसके पीछे तीन एक्सटेंसर है, नहीं। वो अगर एक फ्लेक्सर है तो जितनी उसकी पावर है ना, वो तीन एक्सटेंसर की उनकी आपस में बैलेंस होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर अब आप देखें कि कभी आपने देखा हो, आप रेस्टिंग अभी बड़े सुकून से आप बैठे हो, तो मतलब कि ये हो कि आपके जो आर्म है वो ऊपर की तरफ फ्लेक्स हो, नहीं होगा। या आपकी आर्म है वो पीछे की तरफ एक्सटेंड हो, नहीं होगा। वो हमेशा क्या रहेंगे, हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर रहेंगे। या हमेशा जितनी फ्लेक्शन होगी उतनी हमारे पास एक्सटेंशन होगी ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन। अब आप ये ना कहो कि सर मैंने जिम में गया हूँ, मैंने डंबल्स उठाए, वहां पर ज्यादा फ्लेक्शन हो रही, बट वो आप खुद वही फ्लेक्शन कर रहे हो। लेकिन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन हमारे पास बैलेंस होता है। जितनी फ्लेक्शन होती है उतनी एक्सटेंशन होता है। अब देखो, अगर एक्सटेंशन कम हो जाए या फ्लेक्शन ज्यादा हो जाए ना, तो फिर वो वाला फंक्शन आपको वहां पर पेशेंट में नजर आता है। ठीक है। एक चीज को आपने जरूर मेक श्योर करवाना है कि एट रेस्ट, ये चीज आपने याद रखनी, रेस्टिंग कंडीशन में, एट रेस्ट अ बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सट्रिंसिक जितने फ्लेक्सर्स एंड द एक्सटेंसर्स ऑफ द हैंड। के फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो होते हैं ना, उनके दरमियान में क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है। एज वेल एज द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, कि जो आपके इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड है ना, जिसके अंदर हमने लुम्ब्रिकस पढ़े थे। कुछ हमारे पास लुम्ब्रिकस से पाल्मर पाल्मर वाले एरिया में है, कुछ हमारे पास थे जो आपके डोर्सल वाले एरिया को फंक्शन का इसके फंक्शन को कंट्रोल करते थे। ठीक है। तो मतलब कि बात बताने का ये है कि हमारे पास हर जगह पर क्या होता है, बैलेंस, चाहे वो इंट्रोशियस मसल्स है, चाहे वो लुम्ब्रिकस है, चाहे वो फ्लेक्शन है, चाहे वो हमारे पास एक्सटेंसर्स। ठीक है। particularly particularly the lumbricals muscles, flexion of the MCP metacarpophalangeal joint and the extension of the DIP and the PIP joints। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास लुम्ब्रिकल्स मसल्स हैं, इनका क्या काम होता है कि ये एमसीपी के ऊपर फ्लेक्शन करवाते हैं, और पीआईपी और डीआईपी के ऊपर ये क्या करवाते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं। ठीक है जी। तो ये भी मतलब अपने फंक्शन को बैलेंस रखते हैं। आगे आते हैं कि सर फिर हमारे पेशेंट जो होते हैं इनके अंदर क्लॉइंग क्यों नजर आती है, कि ये जो इनका क्लॉ हैंड बन जाता है ये क्यों नजर आता है। क्लॉइंग तो हमें पता है दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, कि अगर ये इस पेशेंट का जो हाथ है उसके अंदर आपको क्लॉ नजर आ रहा है, तो ये क्यों नजर आ रहा है, बिकॉज इट्स द पैथोलॉजिकल कंडीशन। देयर इज अ लीजन ऑफ एनी नर्व, इट कैन बी अल्नर नर्व, इट कैन बी रेडियल नर्व, इट कैन बी द मीडियन नर्व। तो जो हमें क्लॉइंग नजर आती है वो मीडियन या अल्नर नर्व की लीजन्स की वजह से नजर आती है। समझ रहे हैं? तो आगे आते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस करनी है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाली, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास प्रॉक्सिमल जगह पर लीजन होती है तो पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेगा, क्या उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, उसकी हैंड की क्लॉइंग कैसी होगी। और अगर उस पेशेंट के अंदर डिस्टल रीजन के अंदर क्लॉइंग होती है तो वो पेशेंट के अंदर किस तरह की सिम्टम्स हमें नजर आ सकती हैं। ठीक है जी।
So clawing seen with the distal liens of the so क्लॉइंग क्या सीन बेस्ट विद द लियंस ऑफ द मीडियन एंड द अल्ना नर्व। हमने यही कहा था कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्लेक्शन के अंदर वो आपकी मीडियन और अल्ना नर्व का है। अगर हम बात करें मीडियल वाले रीजन से, मीडियल ऑफ द हैंड, वहां पर आपकी 1.5 को है, आपकी अल्ना नर्व सप्लाई करिए, और बाकी 3.5 को कौन सप्लाई करी होती है? आपकी मीडियन नर्व। तो जो ज्यादातर हमें क्लॉइंग नजर आती है वो आपकी मीडियन या अल्ना नर्व की लियंस की वजह से नजर आती है। Remaining extrinsic muscles of the digits exaggerate the loss of the lumbricus. Fingers extend at the MCP, flex at the PIP and the proximal interphalangeal joints। ये मैं आपको जरा समझाता हूँ ये क्या मतलब लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास क्या है कि डिस्टल लियन होती है, जैसे हमने कल भी जिस दिन हम मीडियन अल्ना नर्व पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि हमें प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल का क्या मतलब था बच्चों कि अगर मेरे पास लियन होती है इस पेशेंट के ऊपर वाले रीजन के अंदर, लेट्स सपोज उसकी एल्बो के अंदर लीजन होगी है, और दूसरे नंबर डिस्टल कहाँ पर होगी? आपके बिल्कुल पास, यहाँ पर रिस्ट वाले रीजन के अंदर हो जाएगी। तो प्रोक्सिमल अगर ऊपर मतलब एल्बो के अंदर लीजन होती है ना, या एल्बो के अंदर हमारी मीडियन या अल्नर की कंप्रेशन होती है, तो फिर आपको किस तरह की क्लॉइंग नजर आएगी। और अगर आपके पास डिस्टल रिस्ट वाले रीजन के अंदर मतलब कंप्रेशन होती है, फिर आपको क्लॉइंग किस तरह की नजर आती है? ये चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं आपके जो लुम्ब्रिकल्स मसल लुम्ब्रिकल्स का जो फंक्शन है ना, वो हमारे पास क्या है? इंक्रीज है। जैसे देखो, remaining extrinsic flexors of the digits exaggerate the loss of the lumbricals. Fingers extend at the MCP, flex at the DIP and the PIP। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हमारे पास प्रोक्सिमल लियन होती है, डेफिसेट क्या करता है? नर्व्स नर्व्स की अगर लियन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास? ड्यूरिंग द वॉलंटरी फ्लेक्शंस ऑफ द डिजन्स। मतलब वही सारी बातें अभी मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ कि प्रोक्सिमल और डिस्टल के अंदर आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है। पहले जरा इस क्लॉइंग को देख लें, फिर आपको ऊपर वाले समझ आ जाएगा। हमने देखनी है पहले लोकेशन ऑफ द लीजन, क्या ये प्रोक्सिमल लोकेशन है या ये हमारे पास क्या है? डिस्टल लीजन। तो सबसे पहले आपने ये नीचे वाली लोकेशन को स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है डिस्टल अल्नर नर्व। ये लेट्स सपोज हमारे पास जो रिस्ट वाला रीजन है, अगर वहां पर इसकी लीजन होती है आपकी अल्नर नर्व की, तो इससे बच्चों जो क्लॉइंग है ना वो हमारे पास चेंज हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि अगर प्रोक्सिमल ऊपर से अगर हमारे पास लीजन हो जाए तो उसकी वजह से आपके पास ये जो 1.5 फिंगर है ना, इसकी फ्लेक्शन नहीं हो रही होती। लेकिन अगर हमारे पास डिस्टल अल्नर लियन हो जाए तो उसकी वजह से काइंडली देखिएगा आपको क्या नजर आएगा? अल्नर क्लॉ हैंड नजर आता है। अब ये जो अल्नर क्लॉ हैंड है ना, अब इसकी आपने प्रेजेंटेशन देखनी। प्रेजेंटेशन किस चीज में देखनी है? आप देखो यहाँ पर ना दो चीजें आप देखोगे। एक वो एट रेस्ट, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टेबल को, लेकिन आपने इसको जरा तरीके से पढ़ना है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वही बातें एट रेस्ट के अंदर आपने देखना है, और ड्यूरिंग फिस्ट कि मतलब एक मेरा हैंड जो है रेस्टिंग कंडीशन के अंदर अगर आपको लिया ना, तो वो उसके अंदर आपको कैसी फाइंडिंग नजर आएगी। या दूसरे नंबर जब मैं फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी बंद करता हूँ, तो तब मेरे पास कौन सी लियन नजर आएगी। तो दो कंडीशंस के अंदर हमने डिफरेंट लियंस देखनी है। जैसा कि यहाँ पर मीडियन नर्व भी क्या है? एट रेस्ट, एंड जब हम फिस्ट बंद करेंगे। इसको कहानी देखिए, सबसे पहले हम अल्नर क्लॉ को देखते हैं। और किस कंडीशन में आपने देखना है? एट रेस्ट। मतलब ये नहीं कि मैं अपनी फिस्ट बंद कर रहा हूँ या मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, नहीं, मैंने हाथ अपना छोड़ा हुआ है और अगर अल्नर क्लॉ है, मतलब कि मेरी जो अल्नर नर्व है वो डिस्टल रीजन से क्या है? डिस्टल रीजन से उसकी लेट्स सपोज लीजन है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस पेशेंट के अंदर आप काइंडली देखिएगा, इसके जो 1.5 फिंगर है वो आपको क्या नजर आ रही है? वो आपको फ्लेक्स नजर आ रही है। ये रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है? और इसको लीजन कौन सी है? दैट इज अ डिस्टल लीजन। अगर यहाँ पर प्रॉक्सिमल लीजन होती ना, तो ये जो इसकी फिंगर्स होनी थी वो एक्सटेंड होनी थी, वो स्ट्रेट होनी थी, वो नीचे की तरफ फ्लेक्स नहीं होनी थी। ये फ्लेक्स तब होती है रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जब आपकी अल्ना नर्व की जो कौन सी डिस्टल लीजन होती है। समझ रहे आप? क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सटेंडिंग द फिंगर्स। के रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो अल्ना नर्व का काम होता है वो आपकी फिंगर्स को एक्सटेंड करके रखना होता है। और जब हमने मुट्ठी बंद करनी होती है तो अल्ना नर्व का काम होता है कि वो आपकी जो मतलब फिंगर्स है ना उनको फ्लेक्स कर दे। मैंने इसलिए तो आपको बताया है कि जितनी फ्लेक्शन होती है उतनी एक्सटेंशन भी होती है। तो अल्ना नर्व क्या करवा रही है? अगर वो आपकी फिंगर्स को एक्सटेंड करवा रही है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन,
तो जब हम फिस्ट बंद करते हैं तो वो उनकी फ्लेक्शन भी करवाती है। तो अगर रेस्टिंग कंडीशन में हमारी एक्सटेंशन नहीं हो रही, आपकी फिंगर ड्रॉप हो रही है, ये यहाँ पर अल्नर क्लॉ बना रही है, इसका मतलब क्या है, दैट इज अ डिस्टल अल्नर लियन। और अगर हम उसको कहते हैं भाई अपनी मुट्ठी बंद करो, और मुट्ठी बंद करने के बाद उसकी ये जो फिंगर्स है वो एक्सटेंड है, वो नहीं आ रही नीचे फिस्ट के अंदर, तो इसका मतलब है दैट इज अ प्रॉक्सिमल लियन। काइंडली काइंडली इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें आ गया रेस्टिंग कंडीशन में और डिस्टल अल्नर लियन। आगे हम आते हैं, अब अल्नर की दूसरी बात डिस्कस कर लेते हैं, ट्रबल मेकिंग द फिस्ट। अब अगर डॉक्टर अजमत आपको क्या होती है, प्रोक्सिमल अल्नर लियन होती है, क्या हो रही है हमारे पास, प्रोक्सिमल अल्नर लियन हो रही है, मतलब कि हमारे पास जो एल्बो वाला रीजन है वहां से अल्नर नर्व की क्या होगी, लियन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मीडियल एपिकोंडाइल अगर वहां पर इंजरी हो जाए तो उसको हम कहते हैं दैट इज अ प्रोक्सिमल अल्नर लियन। तो अगर प्रोक्सिमल अल्नर लियन होती है तो अब इस पेशेंट के अंदर जो इसकी फाइंडिंग्स होंगी ना, चेंज हो जाएंगी। पहले था मेरे पास अल्नर क्ला, अल्नर क्ला याद रखिएगा, हम अल्नर क्ला वाले बंदे को ये नहीं कहते आप अपनी फिस्ट बंद करो, वो बंदा आपके पास हाथ ही लेके आता है और उसका हाथ क्या होगी, ये 1.5 जो फिंगर होगी ना, ये नीचे की तरफ फ्लैक्स होगी, तो आपको आइडिया हो जाए कि भाई पेशेंट के अंदर क्या डिस्टल अल्नर लियन है। लेकिन अगर एक मेरे पास पेशेंट आ रहा है, उसका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, उसकी सारी फिंगर स्ट्रेट है, लेकिन उसको क्या हुआ, मिडिल एपिकोंडाइल की इंजरी हुई। अब ये आप देखना चाहते हो कि यार इसके अंदर अल्नर लियन तो नहीं हुई, तो आप उसको क्या कहोगे, जो अभी रेस्टिंग में ठीक है, अब आप उसको कहोगे भाई अपनी फिस्ट बनाओ, अपनी मुट्ठी बंद करो। अगर वो फिस्ट बनाता है, और ये देखो जो 3 फिंगर्स मीडियन नर्व का जो रीजन है वो ठीक है, तो जो 3.5 फिंगर्स है वो तो उसकी फिस्ट बना रही है, लेकिन जो साथ वाली 2 हैं, 1.5 है, वो फिस्ट नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि उनको फिस्ट बनाने में हेल्प करनी थी आपकी अल्नर लियन ने, सॉरी आपकी अल्नर नर्व ने। अब अल्नर नर्व की क्या हो गई है, प्रोक्सिमल रीजन से लियन हो गई है, अल्नर नर्व अपना काम नहीं करी, तो हमारे पास 1.5 फिंगर्स उसकी फ्लेक्शन नहीं होगी। समझ रहे? तो ये काइंडली याद रखिएगा, प्रोक्सिमल और डिस्टल। मैं फिर आपको कह रहा हूँ प्रोक्सिमल डिस्टल दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। प्रोक्सिमल में हमेशा याद रखिएगा जो नर्व का मेन फंक्शन होता है वो लॉस होता है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर इसने फ्लेक्शन कराई तो फ्लेक्शन नहीं हो रही, डिस्टल में आपने याद रखना उसका ऑपोजिट, क्या वो फ्लेक्शन मतलब हो रही है लेकिन रेस्टिंग में हो रही है, मतलब रेस्टिंग में उसके एक्सटेंसर मसल नहीं काम कर रहे। समझ रहे? इसी तरह आपने देखना है हमारे पास मीडियन नर्व को, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन या एप हैंड। सो अगर मेरे पास है ना, देखो ना प्रोक्सिमल, अब हमें पता है कि हमारे पास जो अल्लाह नीर का काम क्या है, उसका ये काम है कि उसने हमारे पास 3.5 फिंगर्स की फ्लेक्शन करवानी है और रेस्टिंग कंडीशन में उसने एक्सटेंशन करवानी है। सो अगर प्रोक्सिमल लियन होगी तो जो नर्व का मेन काम है, मेन फंक्शन उसका क्या है, फ्लेक्शन करवाना 3.5 फिंगर्स का। तो अगर प्रोक्सिमल लियन होगी तो मेरे पास 3.5 जो फिंगर्स हैं ये क्या नहीं करेंगे बच्चों, मैं इसको कहूंगा अपनी रिस्ट बंद करो। और अगर इसको मीडियन नर्व की इंजरी प्रोक्सिमल, तो जो इसकी फिस्ट है ये देखो 1.5 तो कर रही है नीचे की तरफ फ्लेक्शन, लेकिन 3.5 इसकी फ्लेक्शन नहीं करेंगे। रीजन, बिकॉज देयर इज अ प्रोक्सिमल मीडियन नर्व, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एप हैंड। काइंडली याद रखिएगा, जो आपको एप हैंड होता है ये प्रोक्सिमल मीडियन नर्व इंजरी होती है। एप हैंड, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, ये सारी प्रोक्सिमल मीडियन नर्व इंजरीज होती है। मैं क्यों इसके ऊपर जोर लगा रहा हूँ, क्योंकि यूवर्ड के एमसीक्यूज हैं और वहां पे जाके आप कंफ्यूज ना हो। फिर हम आते हैं मीडियन क्लॉ, अल्नर क्लॉ, फिर मेरे पास है मीडियन क्लॉ। जहां जहां पर क्लॉ लिखा हो ना, इसका मतलब ये डिस्टल की बात करें। तो अगर आपको क्या होती है, डिस्टल मीडियन नर्व इंजरी होती है, सो डिस्टल मीडियन नर्व इंजरी के अंदर क्या होना है, एक्सटेंशन, जो इनका काम है ना कि एक्सटेंशन को रखे रखना है आपकी मीडियन नर्व का। अब वो एक्सटेंशन नहीं होगी, जब एक्सटेंशन नहीं होगी तो पेशेंट हमारे पास कैसा साइन बनाएगा, ये ओके वाला। आप देख रहे हो कि ये जो 1.5 फिंगर है ये तो एक्सटेंड है, ये रेस्टिंग की बात हो रही है, मतलब पेशेंट आपके पास आएगा ही ऐसे, उसका हाथ इस तरह का होगा। शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे कि कौन, बहुत मैंने इसका 1-2 पेशेंट देखे हुए हैं तो उनका हाथ मतलब ऐसे ही रहता है, तो वो बंदे को पता चल जाता है कि ये ना डिस्टल मीडियन नर्व इंजरी, मतलब इसकी रिस्ट के अंदर नर्व की कंप्रेशन आई होगी। सो 4 लियंस आपने याद रखें, सबसे पहले अल्नर क्लॉ है, डिस्टल डिस्टल अल्नर लियन है। उसके बाद अगर मेरे पास ट्रबल मेकिंग अ फिस्ट है, मतलब 1.5 फिंगर जो मेरे पास एक्सटेंडेड है, वो मेरे पास क्या, प्रॉक्सिमल अल्नर लियन है। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन प्रॉक्सिमल है। और उसके बाद अगर मेरे पास फिस्ट क्लोज नहीं हो रही, 3.5 फिंगर क्लोज कर रही है, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर है, सॉरी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर 3.5 फिंगर क्या है, फ्लेक्शन कंडीशन के अंदर, जैसे आपको सामने नजर आ रहा है, इट मींस देयर इज अ डिस्टल मीडियन नर्व इंजरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो थिनार मसल्स होते हैं, एट्रोफी ऑफ द थिनार कैन बी सीन इन द मीडियन नर्व। हमें पता है मीडियन नर्व आपके थिनार मसल को सप्लाई करती है, तो अगर मेरे पास मीडियन नर्व की लीजन्स होती हैं तो आपके थिनार मसल की एट्रोफी होगी। दूसरी तरफ
अगर मेरे पास एट्रोफी होती है हाइपोथिनार मसल की, तो वो कौन सी लियन होती है, दैट इज अल्नर लियन। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। थिनार मसल को कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व, और हाइपोथिनार को कौन सप्लाई करता है, आपके अल्नर नर्व। तो वो उनसे रिस्पेक्टेड अगर जो नर्व की इंजरी होगी ना, वही आपको थिनार और हाइपोथिनार मसल की क्या नजर आएगी, वीकनेस नजर आएगी। तो यहाँ पर बच्चों जो आपकी अपर लिम्ब थी ना, वो यहाँ पर वाइंड अप होती है, जिसके अंदर हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा, जिसके अंदर हमने रोटेटर कफ मसल्स पढ़े, और जिसके अंदर लास्ट के आकर हमने हर तरह की जो उसकी लियंस थी, फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, उसके बाद हमने हैंड के सारे मसल्स को भी डिस्कस कर लिए। तो आपकी जो ऊपर, अब इंशाल्लाह आपकी जो अपर आर्म्स है ना, वो क्लियर है, उसकी आपको सारी नर्व्स का पता है, उसके ऑलमोस्ट आपको सारी नर्व्स के फंक्शन का पता है, और उनके आपको लियंस का पता है। ठीक है, वही बंदो हमने शोल्डर को भी डिस्कस किया, रोटेटर कफ मसल शोल्डर के अंदर आता है। अब हम स्टार्ट जो करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ नी। आज से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अ नी। यहाँ से हम आज से नी स्टार्ट करेंगे। अब नी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो इसके लिगामेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी लिगामेंट्स। अब देखो, रीमाटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, लेग पॉलीफैक्टिस डिजीज है, उसके बाद है आर्थराइटिस है, उसके बाद एफ्यूजन है, बहुत बर्साइटिस है, एंसरीन बर्साइटिस है, एसीएल इंजरी है, पीसीएल इंजरी है, एमसीएल इंजरी है, एलसीएल इंजरी है। ये सारी इंजरीज आपको ये नी के अंदर नजर आती हैं। इसलिए ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल में कोई यू वर्ल्ड के अंदर ना स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों की मिला के, तो मेरे ख्याल में 40 से 50 एमसीक्यूज ना सिर्फ इस रीजन में से। इसलिए जरा आपने इसको अच्छे से समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी बड़ी प्यारी डायग्राम्स भी हमने साथ साथ ऐड किए हैं, ताकि हर तरीके से आपको यहाँ पर समझ आए। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नी के अंदर क्या क्या हमने, सबसे पहले हम लिगामेंट्स देखेंगे। आपको पता है नी के हमारे पास जो नी जॉइंट है वो बनता किस किस से। एक तो हमारे पास जो आपकी फीमोरल बोन है, और सॉरी फीमर, उसका डिस्टल पार्ट आ गया, और नीचे से आपके पास जो टीबिया और फेब्यूला है, उनका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, ये तीनों बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, आपके नी जॉइंट को बनाते हैं। ठीक है जी। सो लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल टू द अंटीरियर टीबिया, मतलब ये आपके ना डायरेक्टली ये लिगामेंट्स के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि लिगामेंट्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। एसीएल मीडियल एपिकोंडाइल टू द पोस्टीरियर टिबिया, पीसीएल, मतलब कि अंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसको छोड़ें, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर असलान, इस डायग्राम को जरा आपने देखना है, और यहाँ पर आपने 4 लिगामेंट्स को ढूंढना है। सबसे पहले जो हम लिगामेंट्स ढूंढेंगे, दैट इज द क्रूशिएट लिगामेंट्स। ठीक है जी, जो क्रॉस करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है, एक तो एसीएल है, anterior cruciate ligament, and the other one is the posterior cruciate ligament। मतलब क्रूशिएट का जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, इसका मतलब होता है क्रॉसिंग वाले लिगामेंट्स। तो अगर यहाँ पर नोटिस करोगे आप, जो अंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, और जो हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये भी इस तरह क्या करता है, क्रॉस कर रहा होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं ये वाले। सो एक एसीएल, पीसीएल, एंड दूसरे हमने यहाँ पर याद रखने हैं हमारे कोलैटरल्स। कोलैटरल के अंदर आता है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। तो जो जो लेटरल और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं ना, ये साइड सपोर्ट करते हैं। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, और ये जो दूसरी साइड तरफ है, ये आपका लेटरल कोलैटरल लिगामेंट्स है। आप इधर कुछ और चीज याद करो या ना करो, ये 6 चीजें मैंने आपको बतानी है जो आपने नहीं भूलनी। 2 क्रूशिएट लिगामेंट, 2 कोलैटरल लिगामेंट, 2 मेनिस्काई। फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड से फील्ड ना, हमारे पास सैक्स होती हैं यहाँ पर ज्वाइंट्स के दरमियान में, जो क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि फ्रिक्शन ना हो जाए। सो काइंडली यहाँ पर देखिएगा, आपने अंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, फिर हमने देखना है यहाँ पर मेनिस्काई। बच्चों एक मेरे पास है मीडियल मेनिस्काई, यहाँ पर देखिएगा। और ये मेनिस्कस क्या होते हैं, दीज आर द फ्लूइड फील्ड कैविटीज। जो देखो ना, देखो ज्वाइंट्स के दरमियान में, तो ये ज्वाइंट्स को क्या प्रोवाइड करती हैं, लुब्रिकेशन, ताकि ज्वाइंट्स आपस में टकरा के उनकी फ्रिक्शन ना हो जाए। सो एक मेरे पास मीडियल मेनिस्काई है, एक मेरे पास क्या है, लैटरल मेनिस्काई है। ये 6 चीजें आपको अभी याद होनी चाहिए। 2 क्रूशिएट हैं, एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट, 2 कोलैटरल हैं, मीडियल कोलैटरल, लेटरल कोलैटरल, 2 मेनिस्काई हैं, मीडियल मेनिस्काई, लेटरल मेनिस्काई। अब हमने एक एंगल से देख लिया, लेकिन हमें मजा नहीं आया, हम एक और एंगल से देखते हैं इनको। यहाँ पर बच्चों देखो, ऊपर से आपके ना ये जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन्स और जो क्वाड्रिस मसल्स है ना, वो नीचे आके अटैच होते हैं। ये आपके पास क्या पेटेलर बोन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा,
एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, बिल्कुल एंटीरियर साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये देखो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये लगा आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको ये फ्लूइड फील्ड कैविटी आपको नजर आ रही है दरमियान में, ये क्या है आपकी मेनिस्कस है, ये क्या है आपके पास यहाँ पर है मेनिस्कस है। इसको काइंडली याद रखिए, जिस साइड एंगल से आपको ये इस तरह की नजर आएंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, फिर यहाँ पर ना ऐसे आता है, वो होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसी तरह फिर यहाँ पर साइड की तरफ होता है, ये जो आपको इस तरह साइड पे होते हैं वो मीडियम कोलैटरल और लैटरल कोलैटरल होते हैं, ठीक है। ये आपने 6 चीजें याद करनी। अब ना जरा इनके फंक्शन भी देख लीजिएगा। सबसे पहले जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, मैं लिख ही देता हूँ यार। नंबर 1, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बच्चों पता है क्या करता है कि ये हमारे नी जॉइंट से जो आपके नीचे टीबिया है ना, ये इसको आगे नहीं जाने देता। अब आप देखो, आप बैठे हो ना, तो आप यहाँ पर अपनी जो नी है ना उसको आगे की तरफ पुश करो, क्या आप अपनी जो लेग है उसको डिस्टल पार्ट से आगे की तरफ लेके जा सकते हो? नहीं। ये को देखो ना, यहाँ से इधर से आगे की तरफ, तो ये जो आगे की तरफ नहीं जा रहा आपके पास नी जॉइंट, इसके अंदर आपको हेल्प करती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, कि ये सपोर्ट करके रखता है आपके नी जॉइंट को। ये जो नीचे मेरे पास टीबिया है ये उसको आगे की तरफ नहीं जाने देता, ठीक है। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया। दूसरी तरफ मेरे पास आता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ये इसको पीछे नहीं जाने देता, कि भाई ना ना नी जॉइंट ज्यादा पीछे नहीं जाना। तो जो बैकवर्ड मूवमेंट आपके पास नी जॉइंट की, वो जॉइंट टीबिया की, उसको कौन बचाता है? आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास आता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। और फिर मेरे पास है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। अब देखो मीडियल आपकी साइड की तरफ है ना, ये देखो ये मीडियल वाली साइड, ये मीडियल की तरफ है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास मीडियन मूवमेंट जो होती है ना आपकी हैंड की, अब देखो मैं बैठा हूं ना, तो मैं अपनी आगे वाली लेग्स को उठा के इस तरह, वो कहते हैं हम अपनी, जैसे वो पंजाबी में तो उसको कहते हैं ना चौंकड़ी मार के बैठना। तो वो जो हम कर रहे हैं ना, वो ये हमारे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट वहां पर इन्वॉल्व होता है। इसी तरह अगर मैंने डिस्टल मूवमेंट करवानी है, उसके अंदर आपके पास कौन होता है? लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। एक तो मूवमेंट के अंदर होता है, और दूसरा ये ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कि बहुत ज्यादा मीडियल मूवमेंट करवा रही है अपनी लेग की, मतलब आप अपनी आगे वाली टांग को पकड़ के बिल्कुल उसको 180 के एंगल के ऊपर कर सको, ऐसा नहीं ना करते आप। क्यों? क्योंकि भाई एक एंगल तक मूवमेंट आपकी होगी, उससे ज्यादा आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट आपकी जो नीचे वाली लोअर लिम्ब है उसको नहीं जाने देगा। मीडियल साइड की तरफ ज्यादा कौन नहीं जाने देता? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। लेटरल साइड की तरफ आपकी ज्यादा लेग क्यों नहीं जाती? बिकॉज ऑफ द लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, वो इनको एक एंगल के अंदर अलाइंड रखते हैं। अब ना आपकी जो टीबिया है वो आगे जा सकती है ज्यादा, ना पीछे जा सकती है, ना मीडियल साइड की तरफ जा सकती है, ना लेटरल साइड की तरफ जा सकती है। तो ये चारों मूवमेंट्स क्या करती हैं? इनको एक अरेंज मूवमेंट के अंदर रखने में कौन हेल्प करती है? ये आपके सारे लिगामेंट्स। अब अगर इनकी इंजरी होगी, लेट्स सपोज आपके एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होगी, तो क्या होगा? उसने क्या करना था? आपकी टीबिया को आगे जाने से बचाना था। अब आपकी टीबिया क्या करेगी? आगे की तरफ मूव कर जाएगी। पीसीएल की इंजरी होगी तो पीछे की तरफ ज्यादा चली जाएगी। मीडियल की इंजरी होगी, सारा मीडियल की तरफ चली जाएगी। लेटरल की इंजरी होगी, आपकी लेग लोअर साइड से लेटरल की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये चार चीजें आपने क्या रखनी, यहाँ पर याद रखनी। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। सो हम एक एक करके ना इनका फिजिकल एग्जामिनेशन भी देखते हैं, साथ साथ मैं इनके फंक्शन को दोबारा दोबारा बताता हूँ आपको। सो सबसे पहले आ गया एंटीरियर ड्रॉर साइन। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन, एंटीरियर ड्रॉर साइन। ये एंटीरियर ड्रॉर साइन हम कहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स? काइंडली देखिएगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है, पॉजिटिव इन द एसीएल टियर, अगर किसी पेशेंट के अंदर एंटीरियर क्रूशिएट जो लिगामेंट है उसकी इंजरी हो जाए, ज्यादातर जो सकर मतलब फुटबॉल जो खेलते हैं उनके अंदर नजर आता है, या ड्यूरिंग किसी एक्सीडेंट के अंदर अगर आपको आगे से कंप्रेशन आए तो आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो जाए। तो अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो जाए तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, ये हमने याद रखना है यहाँ पे। सो आपको एसीएल की इंजरी हुई, अब मैंने देखना है कि इस पेशेंट का एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई है या नहीं। उसके लिए मैं एंटीरियर ड्रॉर साइन करूंगा उसमें चेक। एंटीरियर ड्रॉर साइन देखें, tibia glides anteriorly relative to the femur when the knee is at the 90 angle. Alternatively, Lachman test can be done by placing the knee at the 30 angle. तो अगर आपको ना समझाए तो आपको तो लगना पता नहीं क्या ये मैथमेटिकल फिर हम समझा दी इन्होंने, बस ऐसा नहीं है। बताते हैं जरा जी हुआ क्या है। एंटीरियर ड्रार साइन को जरा समझो। नंबर 1,
एंटीरियर एंटीरियर इंशाल्लाह आज मजा आ जाएगा। एंटीरियर डोरसाइन। और क्लास के बाद आपने उसी टाइम अपने रूममेट को क्लास वाले को लेटाना है और सारे साइन इसके चेक करने। इसके चला भाई तेरे में जरा साइन चेक करता हूँ। एंटीरियर डोरसाइन, पोस्टीरियर डोरसाइन, वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट, बैरोसर स्ट्रेस टेस्ट और मैक्री टेस्ट। ठीक है। सो एंटीरियर डोरसाइन सबसे पहले किसमें चेक करते हैं? अगर किसी पेशेंट के अंदर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की क्या होती है? इंजरी। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये यहाँ पर होता है। ठीक है। क्रूशिएट है ना, कटिंग है, तो ये इस तरह होता है कि हमारी जो टीबिया होती है ना ये इसको ज्यादा आगे नहीं जाने देता। ये इसको आगे ज्यादा नहीं जाने देता। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर एसीएल की इंजरी हो गई है तो क्या होगा? आपकी जो टीबिया है ये क्या करेगी? ज्यादा एंटीरियर साइड की तरफ मूव कर जाएगी। अब मैंने देखना है कि भाई एक पेशेंट मेरे पास आया है, रोड एक्सीडेंट हुआ है या बाइक के ऊपर उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो इस पेशेंट के अंदर क्या एसीएल की इंजरी हुई है या नहीं हुई है? उसके लिए मैं क्या करता हूँ? एंटीरियर ड्रॉ साइन। अब आपने उस पेशेंट को करना है कि आपने लेटा देना स्पाइन पोजीशन के अंदर। लेटाने के बाद आपने उसकी लेग को क्या करना है? 90 के एंगल के ऊपर लेके आना है। देख रहे हो बच्चों यहाँ पर? आपने उसकी लेग को उठाना है और 90 के एंगल के ऊपर आपने लेके आना है। 90 के एंगल के ऊपर आके लेके आके जैसे इसने बंदे ने हाथ रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एरो को देखो। हाथ रखने के बाद आपने जरा इसकी जो टीबिया है ना इसको आगे की तरफ मूव करना है। सो अगर वो आसानी के साथ आगे की तरफ मूवमेंट हो जाती, कोई आपको रेजिस्टेंस फील नहीं हो रही है उसके नी जॉइंट के अंदर, इसका क्या मतलब है भाई? और वो मतलब ज्यादा रेंज के साथ हो रही है। तो मैंने राइट साइड में की, इतनी ज्यादा आगे की तरफ मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन मैंने लेफ्ट साइड की तरफ एंटीरियर डॉट साइन चेक किया तो जो टीबिया है वो काफी ज्यादा आगे आ गई थी। लेट्स वो टीबिया मेरे पास यहाँ तक चली जाती है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एंटीरियर रेजिस्टेंस जिस लिगामेंट्स ने देनी थी, एंटीरियर सपोर्ट जिस लिगामेंट ने देनी थी, उसकी इंजरी होगी। और वो कौन सा था? दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को चेक करने के लिए आपने क्या करना है? उस पेशेंट की ये एंटीरियर ड्रॉट साइन चेक करना है, जिसके अंदर आपने 90 एंगल के ऊपर लेके जाके आपने टीबिया को आगे की तरफ करना है। और अगर वो ज्यादा आगे की तरफ मूवमेंट हो जाए इसकी, इसका मतलब है एसीएल की इंजरी हुई है। अब देखो यहाँ पर ये 90 का एंगल है ना, और अगर मैं इस एंगल को क्या कर लेता हूँ? 30 का, मतलब है ना, इसको आप 30 का कर लो, यहाँ पर एंगल डिक्रीज कर लो। तो अगर आप एंगल 90 से 30 के ऊपर लेके आते हैं ना, तो फिर उस साइन को हम क्या कहते हैं? दैट इज द लेकमैन टेस्ट। दैट इज अ लेकमैन टेस्ट। अब आपको ये बात समझ आएगी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सो देखिए, टीबिया ग्लाइड्स एंटीरियरली व्हेन नी इज एट 90 एंगल, कि जब हम नी को 90 के एंगल के ऊपर रखते हैं तो अंटीरिया जो टीबिया है वो आगे की तरफ ज्यादा आ जाती है। अल्टरनेटिवली दूसरा टेस्ट क्या है कि अगर आप इसके एंगल को 30 कर दो, तो फिर हम एंटीरियर ड्रॉ साइन की वजह से की बजाय हम उसको क्या करेंगे? दैट इज अ लेकमिन टेस्ट। 30 के एंगल के ऊपर अगर अब होगा, यहाँ पर भी सेम है कि जो टीबिया है वो ज्यादा आगे की तरफ मूव करेगी, लेकिन इस साइन को हमने क्या कहना है? दैट इज अ लेकमैन टेस्ट। काइंडली याद रखिएगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई, समझो आपके यूवर्ड का एमसीक्यू सॉल्व हो। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास पोस्टीरियर ड्रॉ साइन। अब पोस्टीरियर ड्रॉ साइन के अंदर क्या है? बेंडिंग द नी एट 90 एंगल increase posterior gliding of the tibia and it's because of the PCL injury, posterior cruciate ligament की क्या हो गई? इंजरी। हाँ जी, इसको भी जरा देख लेते हैं, मसला नहीं है। इधर कुछ लिख लेते हैं। ये 90 का एंगल है तो एंटीरियर ड्रॉ साइन है। अगर ये 30 का एंगल है तो मेरे पास लेकमेन टेस्ट है। इसके बाद हमारे पास टीबिया की क्या होगी? एंटीरियर ग्लाइडिंग होगी। टीबिया एंटीरियर ग्लाइडिंग। और ये बड़े, मैं आपको कह रहा हूँ, ये बड़ी कॉमन इंजरीज हैं, इसलिए आप अगर आपके फ्रेंड्स या किसी को इस तरह की इंजरी होती है तो आपने ये साइन उसी टाइम उनके अंदर चेक कर सकते हो। चल भी सीधा हो, मैं अभी तुझे चेक कर देता हूँ। सो आगे हमने क्या करना है? पोस्टीरियर ड्रॉ साइन। मैं इसलिए आपको कह रहा था मस्कुलोस्केलेटल बहुत इंटरेस्टेड आपका ये सिस्टम है। पोस्टीरियर ड्रॉ साइन मतलब इसमें हम वो वाली चीजें पढ़ते हैं जो हमें देखने को भी मिलती हैं। अब रीनर पढ़ रहे थे भाई, जीएफआर कितने के जीएफआर देखते होंगे? रीनर फ्लो कितने के लोग हम देखते होंगे? बट यहाँ पर हम ज्यादातर जो चीजें ना वो विजुलाइज कर रहे होते हैं, इसलिए इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अब पोस्टीरियर ड्रॉट साइन के अंदर बच्चों ने क्या चेक करना है? अगर उस पेशेंट के अंदर क्या है? पीसीएल की इंजरी है, सेम पेशेंट है, अब हमने उसके अंदर क्या करना है? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी को देखना है। अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी देखनी है
तो उसके लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को दोबारा फिर 90 के एंगल के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पर आपने दोबारा 90 का एंगल बनाना है। आपने इसकी क्या करना है, नी की आपने फ्लेक्शन करवानी है। तो यहाँ पर डॉक्टर सदका देखें कि आपने इसका क्या किया हुआ, ये 90 का एंगल है, ठीक है। अब 90 का एंगल आगे आपने क्या किया था, आपने अंटीरियर मूवमेंट करवाई थी। अब यहाँ पर आप क्या करें स्टूडेंट्स, कहानी देखो, आप इसकी ना जो टीबी है ना उसको बैक की तरफ पुश कर रहे हो। हमें पता है कि अगर मैं इसको बैक की तरफ पुश करूं, अगर आगे से रेजिस्टेंस आई, मतलब पीसीएल की इंजरी नहीं हुई, ज्यादा अगर टीबिया की मूवमेंट ना हुई, अगर टीबिया भाई आसानी के साथ बैक साइड की तरफ मूव कर गई, इट मींस देयर इज अ posterior cruciate ligament injury. So posterior dorsine helps to find the PCL injury. तो ये भी हमारे पास दूसरा साइन भी हमने चेक कर लिया। पहले आपने ACL चेक किया, फिर हमने PCL चेक किया, उसमें एंटीरियर डोर्साइन था, इसके अंदर पोस्टीरियर डोर्साइन था। अब हम आते हैं जरा वल्गुस स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर और वेरुस के ऊपर, ठीक है। वेल्गुस एंड द वेरुस, और ये जो तीसरा लास्ट पे लिखा हुआ ये स्टेप 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैकम्यूरी टेस्ट। अगर मैंने उसके क्या अंदर चेक करना है, वेल्गुस टेस्ट है। अब ये वेल्गुस टेस्ट क्या होता है, ये बच्चों हमारे पास अब दो ही लिगामेंट्स रह गए ना, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और हमारे पास है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो अगर इन लिगामेंट्स की इंजरी होती है तो उसके लिए हम फिर कौन सी साइन को चेक करते हैं। काइंडली देखिएगा, एबनॉर्मल पैसिव एबडक्शन, कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा क्या हो जाए, एबडक्शन हो जाए। ये एडक्शन, एड का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो आपकी टीबिया है ना वो बहुत सारे अंदर की तरफ आ जाए। अगर ये आपकी टीबिया आगे से अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब लेटरल साइड की तरफ मूवमेंट हुई है। अगर इसकी एबनॉर्मल पैसिव एबडक्शन हो जाए, कि मतलब चल मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आपकी फीमर आ रही, ठीक है, ये आपका ज्वाइंट है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक बोन ड्रा कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। काइंडली देखिएगा, अगर मेरे पास क्या है कि अगर इस तरफ क्या आएगी तो ये एडक्शन है, अगर इस तरह की मूवमेंट होती है तो ये क्या है, एबडक्शन, अवे है ना। सो अगर आपकी जो टीबिया है ये बहुत ज्यादा अवे मूवमेंट कर जाए, टीबिया अगर क्या कर दे, टीबिया की अगर अवे मूवमेंट हो जाए मतलब एबडक्शन हो जाए, तो अगर एबडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास लिगामेंट था जिसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं, इस लिगामेंट की क्या होगी, इंजरी। जब इसकी इंजरी होगी, इसका क्या काम था कि इसने आपके टीबिया को ज्यादा बाहर मूव होने से रोकना था। तो अगर एमसीएल की इंजरी होगी, सो देयर इज अ पैसिव एक्सटेंसिव एबडक्शन ऑफ योर टीबिया, ठीक है जी, तो नीचे से बहुत ज्यादा एबडक्शन हो जाएगी। इसमें आपने साइन चेक कैसे करना है, नी एक्सटेंडेड एट 30 एंगल, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लैटरल फोर्स को अप्लाई करना है। अगर उसके अंदर आपको ज्यादा मीडियल स्पेसिंग नजर आती है, इसका क्या मतलब है, डेट इज अ एमसीएल इंजरी। लग रहा है ना कि जैसे मैथमेटिक्स लिखी हुई है, लेकिन इसलिए तो हमने इसका हल भी निकाला हुआ ना, यहाँ पर जरा देखते हैं। नंबर 3, कौन सा साइन है हमारे पास, वेल्गुस स्ट्रेस टेस्ट। अब वेल्गुस स्ट्रेस टेस्ट सबसे पहले हमने करना किसके अंदर है, ये हम करते हैं एमसीएल की इंजरी के अंदर, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने पेशेंट के अंदर मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी देखनी है। दूसरे नंबर यहाँ पर हमने एंगल कितना लेना है, 30 का, ठीक है। तीसरे नंबर हमने यहाँ पर चेक क्या करनी है, इस पेशेंट में बहुत ज्यादा एब्डक्शन तो नहीं हो रही। एब्डक्शन के साथ साथ हम इस पेशेंट के अंदर देखेंगे कि क्या हमें मीडियल स्पेसिंग नजर आ रही है, मीडियल स्पेसिंग। बच्चों देखो, सबसे पहले इसका एंगल दे, एंगल चेक करो, एंगल कितना आ रहा है, 30 का, ठीक है। एंगल चेक करने के बाद जो आपने नेक्स्ट काम करना है, इस पेशेंट का, बंदे का ना एक हाथ देखो, इसने अपने एक हाथ कहाँ पर रखा हुआ है, नी ज्वाइंट के ऊपर। फिर आप इसका दूसरी तरफ देखो, ये इसका हैंड, सेकंड हैंड चेक करो, ये इसने टीबिया के ऊपर रखा हुआ है। और टीबिया के ऊपर रखने के बाद ये पता कर क्या रहा है, ये यहाँ से इसकी एबडक्शन करा रहा है, ये इसकी ना नीचे से पकड़ के ना, ये इसकी बाहर की साइड की तरफ ना मूवमेंट करवा रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि जो ज्यादा बाहर की तरफ कौन नहीं जाने देता, आपका एमसीएल, जो यहाँ पर लिगामेंट है ना, ये आपके जो नी टीबिया होती है ना, इसको ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जाने देता। अगर इस पेशेंट के अंदर एमसीएल की इंजरी हुई है, मैंने एक हाथ ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से नीचे से पकड़ के मैंने इसको रोटेट करना, मतलब इसको ना बाहर की तरफ मैंने मूव करवाना है,
सो अगर मैं इसकी एक तो पहली बात आपने ये नोटिस करनी कि यार बाहर से बहुत आसानी के साथ इसकी एबडक्शन हो गई है। दूसरी तरफ आपने इसकी यहाँ पर मीडियल स्पेसिंग चेक करनी है कि क्या यहाँ पर बहुत सारा स्पेस तो नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर एमसीएल की इंजरी हुई वहां पर लिगामेंट तो रप्चर हो गए, वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। तो वहां पर मैं पलपेट करके देखूंगा कि हाँ भाई एक तो मूवमेंट करके एक तो आसानी से एबडक्शन होगी, दूसरे नंबर यहाँ पर मीडियल स्पेसिंग है, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हुई है। क्यों? क्योंकि एमसीएल की इंजरी हो चुकी है। अगर एमसीएल होता तो वहां पर ज्यादा स्पेस ही नहीं क्रिएट होनी थी। अब एमसीएल की इंजरी हुई है, एक तो लेटरल साइड की तरफ एबडक्शन ज्यादा हो रही है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको ज्यादा स्पेस नजर आएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेल्गो स्ट्रेस टेस्ट। अब आप उसको रीड करें, क्या लिखा है। पैसिव एबनॉर्मल पैसिव एबडक्शन, जो आपकी नी है एक्सटेंडेड एट 30 एंगल, लेटरल फोर्स मतलब आप बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, मीडियल स्पेसिंग आपको वहां पर नजर आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द एमसीएल। ओह माय गॉड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आगे आते हैं जी वेरूस स्ट्रेस टेस्ट। अब इसके अंदर ऑपोजिट होगा, एबनॉर्मल पैसिव एबडक्शन। अब आप इसने इसमें एबडक्शन करवानी है, सॉरी एडक्शन करवानी। इसमें भी आपने क्या करना है, नी एक्सटेंडेड एट द 30 एंगल, 30 का एंगल आपने बनाना है, लेकिन यहाँ पर आपने मीडियल फोर्स लगानी है, अंदर की साइड की तरफ फोर्स लगानी है। लैटरल स्पेस वाइडनिंग, इसका क्या मतलब होगा, एलसीएल की इंजरी है। अब देखो एलसीएल आपका लैटरल साइड की तरफ है ना, सो नंबर 4 इज द वेरूस स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, अब वेरूस स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले सर एलसीएल की इंजरी, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, एंगल कितना है हमारे पास 30। और यहाँ पर हमने चीज क्या देखनी है, एक हमारे पास अगर एडक्शन ज्यादा हो रही है, दूसरे नंबर पर हमारे पास लैटरल स्पेसिंग क्रिएट हो रही है, लैटरल स्पेसिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है जी। और चौथे नंबर पर हम अक्सर पेन भी चेक करते हैं ना, पेशेंट के फेस की तरफ आपने देखना है। अगर मैं मूवमेंट करवाता हूँ तो उसके फेस के ऊपर ग्रीमसिंग होती है, तो उसका मतलब पेशेंट को साथ पेन भी हो रही है। अब इधर देखो स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है ये पेशेंट, इसने क्या किया, एक हाथ यहाँ पर रखा है वो ऊपर, क्योंकि ऊपर हमने सपोर्ट करनी होती टीबिया की, ऊपर हमने नी जॉइंट को। दूसरी तरफ आप इसका हाथ को देखो, ये हाथ से क्या कर रहा है, ये इसकी एबडक्शन करवा रहा है, ये इसको अंटीरियर साइड की तरफ मूवमेंट करवा रहा है। तो अगर ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज अ लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है, ये आपकी जो टीबिया उसको ज्यादा अंदर की तरफ नहीं जाने देता। अगर आपको बाहर से कोई इंजरी हुई है और उसकी वजह से आपका एलसीएल क्या हो गया, इंजर हो गया, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी हो गई, तो इसकी वजह से एक तो हमारे पास आसानी के साथ एबडक्शन हो जाएगी, सॉरी एडक्शन हो जाएगी, और दूसरे नंबर यहाँ पर आपको स्पेसिंग नजर है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो लिगामेंट्स था वो क्या हो चुका है, उसकी इंजरी हो चुकी है। तो सो दैट्स द वेरूस स्ट्रेस टेस्ट, जिसके अंदर हम मीडियल फोर्स लगाते हैं, लैटरल स्पेसिंग चेक करते हैं। अगर आप लेटरल फोर्स लगाओ और मीडियल स्पेसिंग चेक करें, दैट इज एमसीएल इंजरी, लैटरल स्पेसिंग दैट इज एलसीएल इंजरी। अगर मेरे पास ज्यादा एडक्शन हो जाती है, एलसीएल इंजरी, ज्यादा एबडक्शन हो जाती है, एमसीएल इंजरी। तो हमने चार टेस्ट और उन चारों की जो इंजरीज है वो हमने डिस्कस कर ली। अब हमारी नेक्स्ट चीज क्या बचती है लास्ट पे बच्चों, आपके मेनिस्कस। मैंने आपको बताया था कि नी जॉइंट में हमने 6 चीजें याद रखनी है। एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट हमारा हो गया एंटीरियर टॉर्सन, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट पोस्टीरियर टॉर्सन, हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जिसके अंदर हमने वल्गो स्ट्रेस टेस्ट किया, हमारे पास लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जिसके अंदर हमने वेरो स्ट्रेस टेस्ट किया। अब हमारे पास बच जाते हैं दो मेनिस्काई। मेनिस्काई का क्या काम होता है बच्चों, एक तो ये आपके पास सपोर्ट करते हैं और दूसरे पास ये एबनॉर्मल मूवमेंट से भी आपको रोकता है। ठीक है, जिस पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास मैकम्यूरी टेस्ट है, ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द नी with the rotation of the tibia and the foot, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये। अब हमारे पास दो तरह के थे बच्चों मेनिस्काई, कौन कौन से, एक मेरे पास था मीडियल मेनिस्काई और दूसरा आपके पास होता है लैटरल मेनिस्काई। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, लेट्स सपोज मीडियल मेनिस्काई। ठीक है जी, इसमें आपने करना क्या है, पेशेंट को पेन होगी एंड द पॉपिंग ऑन एक्सटर्नल रोटेशन एंड द वेल्गुस फोर्स, कि अगर हम उस पेशेंट के अंदर एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, मतलब बाहर की तरफ हम उसको रोटेट करते हैं उसकी लेग को, यहाँ पर कौन सी फोर्स लगा रहे हो, वेल्गुस फोर्स, जैसे हमने वो उसके अंदर किया है ना, एमसीएल के अंदर, एमसीएल के अंदर भी हमने वेल्गुस फोर्स लगाई है। तो और यहाँ पर वेल्गुस फोर्स के साथ अगर ज्यादा रोटेशन हो रही है ना,
तो उसका क्या मतलब, वो पेशेंट को बड़ी पेन होती है मेनिस्काई की वजह से, पेशेंट को मेनिस्कस की इंजरी की वजह से पेशेंट को बड़ी पेन होती है, काइंडली याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं मीडियल मेनिस्काई इंजरी। मैक मैकम्यूरी टेस्ट। ठीक। मैकम्यूरी टेस्ट के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि हाँ भाई, पेशेंट के अंदर मीडियल मेनिस्कस इंजरी को जरा हम चेक कर लेते हैं, पहले मीडियल मेनिस्कस इंजरी को। ठीक है। अब मीडियम मेनिस्कस इंजरी को चेक करने के लिए आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले हमने एंगल कितना बनाया है, 90 का। ठीक है जी। अब 90 का एंगल बनाने के बाद अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, जिसका नीचे वाला हाथ देखो बच्चों, ये इसकी जो लेग है ना, ये इसकी रोटेशन करा रहा है, मतलब उसको घुमा रहा है। अगर हम इसको बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, और दूसरा हम इसको कहते हैं इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, जैसे मैंने आपकी आर्म को भी बताया था ना कि हम आर्म की भी एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन करते हैं। सो एक देखो इसने अपने ऊपर से हाथ रखा हुआ है नी के ऊपर। ठीक है। दूसरी तरफ इसने क्या किया हुआ, इसका यहाँ पर फुट पकड़ा हुआ और ये फुट को पकड़ के घुमाएगा बाहर की तरफ। अगर ये फुट को घुमाता है बाहर की तरफ, मतलब इसकी एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, एक्सटर्नल रोटेशन। तो अगर इस पेशेंट की एक तो एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा हो जाए, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेस ज्यादा, एक्सेस एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा हो जाए, और अगर साथ ही पेशेंट को रोटेशन के साथ क्या होती है, पेन। इसका क्या मतलब भाई, मीडियल मेनिस्कस की क्या हो चुकी है, इंजरी हो चुकी है। अगर एक्सटर्नल रोटेशन ज्यादा हो रही है और साथ पेशेंट को पेन हो रही है, इसका मतलब देयर इज अ मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस इंजरी। अब हम देखते हैं दूसरा, लैटरल मेनिस्कस इंजरी। कि अगर आपको लैटरल जो मेनिस्काई है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है जो सपोर्ट कर रही है, अगर लैटरल मेनिस्कस इंजरी होती है तो उसमें क्या है, यहाँ पर भी आपने सेम करना है, एंगल भी 90 का है, लेकिन यहाँ पर हम ना इंटरनल रोटेशन करेंगे। क्या करनी है आपने, इंटरनल रोटेशन। ये आप बाहर को, ये देखो यहाँ से ये बाहर को मूव करे, एक्सटर्नल रोटेशन। अब अगर इसी पाँव को ये इंटरनली मूव करे तो वो इंटरनल रोटेशन है। ये मेरे पास क्या, एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है जी। 90 का एंगल है, इंटरनल रोटेशन। अगर इंटरनल रोटेशन क्या होती है, एक्सेस इंटरनल रोटेशन, एक्सेस इंटरनल रोटेशन, और साथ पेशेंट को क्या होती है, पेन। सो एक्सेस इंटरनल रोटेशन, और साथ अगर पेशेंट को पेन होती है, इसका क्या मतलब है, दैट इज अ लेटरल मेनिस्कस इंजरी। तो यहाँ पर काइंडली हम देख लेते हैं, अब आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है, पेन एंड द पॉपिंग ऑन द इंटरनल रोटेशन। अगर इंटरनल रोटेशन के ऊपर पेशेंट को पेन हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, दैट इज अ लैटरल मेनिस्कस इंजरी। और अगर पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन और वेल्गोस, मतलब बाहर का जो हम पोस्ट कर, उसके ऊपर पेन होती है, दैट इज अ मीडियल मेनिस्कस इंजरी। तो यहाँ पर बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे तरीके से हमने आपके एंटीरियर क्रूज, सबसे पहले हमने आपके वो मीडियल और डिस्टल वाला मसला हल किया। उसके बाद आज आपका नीम के भी सारे मसले हल कर दिए। anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, medial collateral ligament, lateral collateral ligament, median menisci, and the lateral menisci with all the maneuvers, with all that test. ठीक है जी, I hope so it makes sense. You really enjoyed today's lecture. See you in next lecture. Okay जी, अल्लाह हाफिज़।